हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय बेहद खास मेहमान, मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज के इस ई शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि शुरुआत इस मोदी सरकार 2 की 370 हटाने से हुई, उसके बाद सीए लागू करने जैसा बड़ा फैसला लिया गया। तो इन बड़े फैसलों के बीच कैसा बीता मोदी सरकार 2 का ये 1 साल? सबसे पहले तो हाँ, शुक्रिया रुमाना जी। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जैसे आपने कहा कि 1 साल के भीतर जो जो फैसले हुए हैं, ऐतिहासिक निर्णय, वो कई सालों में नहीं हुए और इसलिए भी ये इतिहास के पन्नों में ये साल अमर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बात जोड़ दूं कि जिस कोरोना आपदा का भी आप जिक्र कर रही थी ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी, ये अगर हम इस 1 साल को और पिछले 5 साल को, 5 साल और 9 महीने का अवधि काल जो गुजरा है और उसके उपरांत ये 3 महीने का संकट आया कोरोना का, तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार सफलतापूर्वक कोरोना की चुनौती से मुकाबला करने में हिंदुस्तान कामयाब रहा और विश्व के लिए उदाहरण बनकर के निकला है, दिस इज अ क्यूमुलेटिव पॉजिटिव आउटकम ऑफ द टोन एंड टेनर ऑफ द अर्लियर 5 years and 9 months। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, उसके बाद हम 370 और सीए पे भी आएंगे। जैसे आपने कहा कि 2014 में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का आह्वान किया था। आज उसी स्वच्छता के बलबूते पर और उसी के आह्वान को लेकर के विश्व भारत के नियमों का पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्यकाल शुरू होने के बाद 2014 में घोषणा की कि आयुष का अलग मंत्रालय होगा। आज आयुष की औषधियां विश्व भर में उपयोग में आ रही हैं। कहने का तात्पर्य, या योग अभ्यास की बात की जो उन्होंने 2014 में यूएनओ ने उसको मान्यता दी, तो कहने का तात्पर्य यह कि एक कंसिस्टेंसी का आलम रहा। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नए नए प्रयोग जिनको करने का ना पहले किसी ने साहस दिखाया था, ना शायद उस प्रकार सोच गई थी, और उसका परिणाम है ये सुखद कि ये एक के बाद एक जो भी इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिए, जिनको कहा जाता था कि साहब ये कभी मुमकिन ही नहीं है, तो मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की क्या परिभाषा है, यह हमें इस 1 वर्ष में देखने को मिली। भले ही वो सारे मुद्दे थे, चाहे सीए था, चाहे 370 था, चाहे वो राम जन्मभूमि था, चाहे वो ट्रिपल तलाक था, और उसके बाद फिर अकस्मात ये जो हमारे आगे कोरोना का एक बहुत बड़ा चैलेंज उठ करके खड़ा हुआ। ठीक है सर, लेकिन चाहे 370 हटाने वाला फैसला हो या फिर सीए वाला फैसला हो, ये जो तमाम फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर तोड़ने के मंशा के साथ, और वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के सशक्तिकरण के लिए कहा गया कि फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष यह आरोप लगाता है कि साहब इन फैसलों का जिस तरीके का लाभ मिलना चाहिए था वैसा लाभ तो मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है रुमाना जी, वो एक पुराना फिल्मी गीत है कि दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई। अब विपक्ष जो कहता है वो नहीं है जो वो चाहता है, और वो जो चाहता है उसे वो कहना नहीं चाहता या कहने का साहस नहीं रखता, क्योंकि वास्तविकता और हकीकत ये है। आज मैं आपके माध्यम से ये चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को और उसके सारे सहयोगी दलों को, चाहे जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय दल है, नेशनल कॉन्सेप्ट पीडीपी है जो जम्मू बेस्ड है, कि आज आकर के वो सार्वजनिक तौर पर ये पब्लिकली ये घोषणा कर दें कि यदि वो फिर से सत्ता में आएंगे कभी, अभी तो ऐसे संभावना है नहीं, आएंगे तो वो दोबारा वही संवैधानिक स्थिति बहाल कर देंगे जो 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले की थी, अर्थात वो 370 को दोबारा लगाएंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना कभी वो कहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दर हकीकत जनमानस की राय, उसका मत इसके पक्ष में है। अब चूंकि उनके हाथ से ये एक मुद्दा निकल गया, इसलिए वो दाएं बाएं से बात करते हैं, लेकिन खुल करके तो कोई नहीं आता। अब कभी उनसे सवाल पूछा जाए, इसी प्रकार ट्रिपल तलाक को लेकर के वो कभी कहेंगे कि साहब नहीं, ये कानून में थोड़ा सा ज्यादा सख्ती है, इस तरह है, लेकिन बेसिक मूल मुद्दा क्या है उसके ऊपर तो चर्चा करें ना, कि साहब क्या वो 370 को वापस लाएंगे, कल उनकी सरकार बनती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इतना भी जुर्रत और इतना साहस नहीं है उनके पास कि अगर आज आकर के हम एक मेमोरेंडम दे दें
कि आप 370 को बहाल किया जाए, वो दाएं बाएं की बात करते हैं। और पहले कहा करते थे कि भूकंप आ जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, ना मालूम क्या क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह कि कांग्रेस पार्टी में ना उस प्रकार की क्षमता थी, ना साहस था, और शायद उस प्रकार की इच्छा शक्ति भी नहीं थी। और इन 6 वर्षों में, और विशेषकर इस 1 वर्ष में, एक बहुत बड़ा प्रायश्चित जो हुआ है वो ये कि पिछले 70 वर्ष में जो संवैधानिक कुताहियां रह गई थी, उनकी भरपाई करने का प्रयास किया गया है। सर, आपने अभी अपने जवाब में ट्रिपल तलाक का भी जिक्र कर दिया। ऐसे में कहा यह भी जाता है कि साहब 370 जैसा फैसला, जिस पर आपने खुद कहा कि देखिए विपक्ष जो है वो दाएं बाएं करता है, सीधे आकर कुछ बोलने की हिम्मत विपक्ष की भी नहीं है। तो 370 जैसा फैसला या ट्रिपल तलाक जैसा फैसला, ये जो फैसले सरकार ने लिए, जो मजबूती के तौर पर भी देखे जा रहे थे और सरकार को फायदा पहुंचाने वाले के तौर पर भी देखे जा रहे थे, इनको कहीं ना कहीं धक्का लगा सीए एनआरसी के दौरान। जिस तरीके का भ्रम फैला, जिस तरीके से सरकार उस भ्रम को दूर नहीं कर पाई, क्या आप मानते हैं कि वाकई में वो सीए एनआरसी के दौरान जो भ्रम फैला, उससे कहीं ना कहीं झटका आप लोगों की कोशिशों को लगा? रमाना जी, मैं इसको इस तरह से देखूंगा, भ्रम फैला नहीं, भ्रम फैलाया गया और फैलाने का प्रयास किया गया, और धीरे धीरे आपने देखा कैसे वो फिजल आउट हो गया, क्योंकि झूठ के पांव नहीं रहते और स्वयं ही सेल्फ लिमिटिंग उसका एक लाइफ स्पैन होता है। सिर्फ फिजल आउट तो वो कोरोना के चलते हुआ, और वरना वो तो फिजल आउट हो ही नहीं रहा था, वो तो गले की हड्डी बन गया था सर, ना निगलते बन रहा था, ना उगलते बन रहा था। ये तो हम सबने देखा। वो तो आपने रिट्रोस्पेक्टिवली आज कह रही है ना कि कोरोना के कारण हुआ। अगर कोरोना ना होता तो आप कहते बरसात के कारण हुआ, बरसात ना होती तो आप कहते लू के कारण हुआ, गर्मी में बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में तो बैठना आसान था शाहजहांपुर में। देखिए, मतलब जो होता वो अपने आप ही होता, सरकार का उसमें लेकिन कोई जो भूमिका नहीं घटनाक्रम हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, मैं उसके आधार पर यह कह रहा हूं जी। और लोगों ने इसको बाई एंड लार्ज स्वीकार किया है, चाहे कोई भी समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, इसको स्वीकृति मिली है। और आज भी कोई भी विपक्षी दल खुलकर के इस मूल विषय पर, जैसे मैंने थोड़े क्षण पहले, कुछ लम्हा पहले कहा, कोई भी सीधा सीधा नहीं कहता कि क्या ये मूलतः गलत है। वो तरीक़ेकार की बात करते हैं, प्रोसीजरल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर असूलन जो किया गया वो वाजिब था, वो होना भी चाहिए था। कई बरस हिंदुस्तान ने उसके लिए इंतजार किया था। अच्छा जितेंद्र सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूं सर, कि जिस तरीके की राजनीति आप लोग करते हैं उस पर विपक्ष खासतौर से ये सवाल उठाता है कि साहब बीजेपी जो है वो एज अ पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है, लेकिन इसका हिंदू के साथ किसी तरीके का कोई जुड़ाव नहीं है, हिंदू को लेकर कोई प्रतिनिधित्व ये नहीं करती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आप समझ पाते हैं अगर विपक्ष के इन आरोपों का, तो प्लीज जरा समझाइए मेरे दर्शक को। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि जो विपक्ष कह रहा है उसी में कोई तर्क नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी का पिछले 70 वर्ष का इतिहास देखिए, सबसे ज्यादा अगर कॉम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स किया गया तो कांग्रेस पार्टी के साथ ने किया। कभी कभी ये मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में आ जाते थे, कभी कभी ये दूसरी तरफ कम्युनिस्ट के साथ आ जाते थे। ये तो सुविधा के अनुसार, इनका जो हिंदुत्व है दैट इज ऑफ अपॉर्चुनिज्म, हमारा जो है इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं की जो धर्म आधारित हो। मैं तो आज भी ये कहता हूं और मैं सदा ये कहता रहा हूं कि यदि इस देश में हर धर्म का पालन करने वाले लोग ईमानदारी से अपने अपने धर्म का पालन करें तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाए। यदि सच्चा हिंदू हिंदू बनकर के रहे, सच्चा मुसलमान मुसलमान बनकर के रहे, तो ऑटोमेटिकली चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, वो वही पाठ पढ़ाते हैं कि मिलजुल करके रहने का। ये जो सेक्युलरिज्म का शब्द इजाद किया है कांग्रेस ने, वो स्वयं अपने में राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि सेक्युलरिज्म कोई धर्म नहीं है, ये सेक्युलरिज्म इनका इजाद किया हुआ एक राजनीतिक पैंतरा है। पर सर, ये जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे हैं आप लोगों पर, इस कोरोना काल में तो विपक्ष ने और धार दी ना अपने इन्हीं आरोपों को, ये कहते हुए कि देखिए साहब कोरोना काल है, कोरोना वायरस है, और उस कोरोना वायरस में भी वो जमात का एंगल लाकर सांप्रदायिक राजनीति करने से सत्ता पक्ष बाज नहीं आ रहा है। जितेंद्र सर, देखिए रमन्ना जी,
अब विपक्ष पर जब कुछ नहीं रहा तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, लेकिन आप दाद दीजिए इस बात की, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर भी एक विवाद शुरू हो जाएगा, रात को 9 बजे डिबेट हो जाएगी। कोरोना फैलाने में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पॉकेट्स नजर आए ना हमें, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। हमारे यहां से तो हमारे नेता इतने सतर्क रहे कि उस पॉकेट्स का नाम ही नहीं लिया। आप ही के मीडिया चैनल्स ने बताया कि कहां से कोरोना फैला है, कहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बाधा बन रही है, कहां पर छुपाया जा रहा है, कहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कहां पर अनऑथोराइज्ड कॉन्ग्रेगेशंस हो रही हैं। हमने नहीं बताया, ये तो आपने बताया हमें और देश सारे को। बल्कि हम तो बिल्कुल सतर्क रहे कि गलती से भी किसी प्रकार का ऐसा भ्रम ना फैले कि इसको किसी तरह से कोई और रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कोरोना को कोरोना रहने दिया, उसको कोई नाम नहीं दिया। यदि नाम दिया तो मीडिया ने हमें समझाया। नहीं सर, मीडिया ने तो इसलिए समझाया ना क्योंकि वो देता। जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें इनिशियली बाकायदा बताया जाता था कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है वो मरकज की वजह से है, जिस पर बाद में जब मीडिया ने ही सवाल पूछा कि साहब क्या ये तरीका सही है, तो फिर वो सोर्स पर आ गए। तो ये तो सर केंद्र सरकार के अंतर्गत ही स्वास्थ्य मंत्रालय आता है और उसकी तरफ से इस तरीके से चिन्हित करके एक जगह का नाम उछाला गया सर, तो सवाल तो बनता है। रमाना जी, मैं मीडिया का इल्जाम नहीं लगा रहा, मीडिया ने रिपोर्टिंग की और जर्नलिज्म का असूल है रिपोर्ट इज सीक्रेट, कमेंट इज प्रिविलेज। तो अगर आपने सही माने में रिपोर्ट की कि फलां जगह से फैल रहा है तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, किसी मीडिया व्यक्ति का कसूर नहीं है। लेकिन जब लोगों के सामने आंकड़े आए तो अगर वो चर्चा का विषय बना तो भला इसमें सरकार कहां से आ गई? अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार ना होती, किसी और पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो यही आंकड़े सामने आते तो क्या वो झुठला दिए जाते? वो तो फिर उस जर्नलिज्म के बुनियादी नियम के साथ ही कुताई नहीं सर, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बाद में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीति में बदलाव देखा ना। पहले जो स्वास्थ्य मंत्री खुलकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर मरकज, निजामुद्दीन का पूरा परसेंटेज बताया जाता था, फिर बाद में उन्होंने अपनी भाषा बदली, फिर वो सोर्स पर आ गए, फिर उन्होंने नाम लेना छोड़ दिया, फिर वो सिंगल सोर्स की बात करने लगे। ये तब्दीली क्यों हुई, अगर आप ये बता पाए तो? कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको लग रहा है कि आपके कारण तब्दीली हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, कहां से क्या इन्फेक्शन आया, कहां से विदेशी रिटर्नीज आए, कौन कौन से देश से आए, लेकिन उसको चर्चा नहीं की जाती इसीलिए कि किसी को यह मौका ना मिले बेवजह उसको एक बहस का मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह हकीकत पर आधारित है। अगर किसी ने रिपोर्टिंग की तो उसका कोई कसूर नहीं है, किसी ने इसका डाटा दिया तो उसका कोई कसूर नहीं है। अगर ये ना देता तो शायद आप ही की तरफ से ये आरोप आता कि आपने सच को दुनिया के आगे नहीं रखा, मीडिया ने सच को आगे नहीं रखा, हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने आगे नहीं रखा। और अगर ना रखते तो जो रोकथाम के मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, देखिए अगर मान लीजिए अगर मलेरिया फैलता है तो आप कहते हैं ना कि साहब यहां टैंकी है, उसमें पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ, उसको मेहरबानी करके साफ कर दीजिए। अब आप कहेंगे नहीं वो टैंकी चूंकि फलां महाशय की है इसलिए उसका नाम नहीं लेना, तो वो पूरा का पूरा सोर्स रहेगा मोहल्ले के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर इस तरह के रोकथाम के मेजर्स करने थे तो कहीं ना कहीं तो स्टैटिस्टिशियंस और डाटा कलेक्टर्स को भी कोई ना कोई बात तो आगे रखनी थी। इसमें मीडिया ने भी अपनी जिम्मेवारी निभाई है और जो डाटा कलेक्शन वाले थे उन्होंने भी, क्या कि दी लॉन्गर वी लुक बैक दी फर्दर वी लुक फॉरवर्ड, आगे की जो रणनीति बनानी थी वो इसी पर आधारित थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र सर, लेकिन आप भी काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उस दौरान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसको डिमोनाइज कर दिया गया, क्या वो सही था? वो क्यों हुआ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। और किसी भी सरकार के किसी भी ओहदेकार ने या किसी भी पदाधिकारी ने इस तरह की कोई बात कही हो, ऐसा नहीं हुआ है। आप अब कोई बोलता है तो उसको कह देंगे कि साहब ये सरकार या उस संगठन से जुड़ा है, तो वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन कहीं भी किसी भी जिम्मेवार पदाधिकारी ने कहीं ऐसी बात नहीं की। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने हम अधिक सतर्क रहे कि जहां कहना बहुत लाजिम था, अनिवार्य था फॉर साइंटिफिक रीजंस, वहां भी कहने से परहेज किया गया। और सच मानिए मैं आगे जमीन से ये बात मानता हूं कि इसको कोई रंग मजहब का या किसी वर्ग का देना मुनासिब भी नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और दर्शकों को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार भी इसी नीयत पे कायम है। इसको हम कोई रंग दें, दिस अ पैथोलॉजिकल इशू,
इट्स नॉट ए रिलीजियस। मोदी सरकार के एक एक बड़े जिम्मेदार मंत्री जब इस तरीके से आकर आश्वासन देते हैं सर, तो भरोसा पैदा होता है देश के नागरिकों में। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बेहतर तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। मैं आगे बढ़ती हूं सर। अब कोरोना काल है, ये चुनौतियों वाला समय है। ये हम देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया भर में मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। मोदी सरकार की पीठ दुनिया थपथपा रही है। लेकिन सर, वो हमारे यहां कहा जाता है ना हिंदुस्तान में कि भाई आप भले ही दुनिया जीत लो, लेकिन अगर घर में खुशी ना मिले, घर में तारीफ ना हो, तो फिर मजा जो है वो किरकिरा सा रह जाता है, बात अधूरी सी रह जाती है। अब घर में तो सर, लेकिन लगातार कोरोना से निपटने में आप लोगों की घेराबंदी हो रही है, तो कुछ दुख मन में, कुछ मलाल नहीं हुआ? क्या है रमन्ना जी कि शायद अवेयरनेस से ज्यादा एंग्जाइटी है हमारे देश में, बिकॉज इट्स अ हीट्रोजिनस सोसाइटी। कोई कम पढ़ा, कोई ज्यादा पढ़ा, कोई कम जागरूक, कोई ज्यादा जागरूक। अब समाचारों में आने लग जाता है स्पाइक हो गया, ये हो गया, असम में स्पाइक हो गया, जम्मू कश्मीर में स्पाइक हो गया, दिल्ली में स्पाइक हो गया। लेकिन यदि आप गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन करें तो आज से 10 सप्ताह पूर्व जिस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स थे वैसी है। इस देश में हमारे यहां 0.2 पर लाख यदि डेथ रेट था, तो विश्व में 4 पर लाख है। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ, जब हमारे टेस्ट बढ़ते हैं, शुरू में कई प्रदेश ऐसे थे मात्र 100 सैंपल एक दिन में जाते थे। आज कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां 15,000 20,000 सैंपल रोज नहीं जाते। अब ये कॉमन सेंस की बात है, जब सैंपल की संख्या अधिक होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी ज्यादा आएंगे। इसी प्रकार का हमारा डेथ रेट वहीं पे खड़ा है जितना पहले था। हमारा डबलिंग रेट पहले से बेटर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि चूंकि साइंटिफिकली वी गो बाई स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस, उस लिहाज से जाए तो हमारा जो रिकॉर्ड है बाकी देशों की तुलना में बहुत अधिक बेहतर है, और इस बात को अब बाकी विश्व भी स्वीकार करने लगा है। लेकिन हां, हुआ क्या है, बल्कि मैं तो इसको दूसरी तरफ से कहूंगा कि दाद देनी चाहिए कि ये में जैसे मैंने कहा कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट था 5 साल और 9 महीने में, जिस प्रकार की हमारी तैयारी और क्यूमुलेटिव हमारा इनिशिएटिव था, उसका नतीजा है। वो मेक इन इंडिया भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था 2016-17 में। आज देखिए 1 महीने के भीतर लाखों की तादाद में हम पीपीई किट्स बना रहे हैं। कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए हम लोग। अब छोटा सा उदाहरण, चूंकि मैं पूर्व उत्तर भी देखता हूं, बैम्बू को लेकर के, चूंकि अब हम कोविड आफ्टर का फेज आ रहे हैं या पोस्ट कोविड का फेज, 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में 100 साल पुराना कानून था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो अंग्रेज बना करके छोड़ गए थे 1919 में, ब्रिटिश लेगेसी। उसको संशोधित किया, बैम्बू को, होम ग्रोन बैम्बू को उससे बाहर निकाला। आज वही बैम्बू आपके काम आ रहा है, क्योंकि 5,000 से 6,000 करोड़ की तजारत होती है उसकी प्रतिवर्ष, और सारा का सारा बैम्बू चाइना और वियतनाम से लाया जाता था। घर घर में अगरबत्ती जलाई जाती थी, माचिस का, दिया सलाई का इस्तेमाल होता था। उस रिवाइवल की तरफ भी आज हम बढ़ रहे हैं, तो बाकी देशों की तुलना में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पोस्ट कोविड इंडिया जो होगा, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। तो हम अगर उसके आंकड़ों के आधारित पे देखें, और बल्कि मैं समझता हूं कि आपका, हमारा, हम सब जिम्मेवार लोगों का ये दायित्व है कि हम लोगों को अवेयरनेस के साथ मैं इस कार्यक्रम में एक्चुअली आखिरी सवाल आपसे पोस्ट कोविड सिनेरियो पर ही लूंगी। उस पर मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान के लिए वो पोस्ट कोविड सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए आप क्या देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था, मैंने तो खुद कहा सर कि दुनिया तो बहुत तारीफ कर रही है जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाया गया, लेकिन विपक्ष के सवाल हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे, और वो लगातार नाकामियां दिखा रही है, गिना रही है, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब देखिए, ये सरकार 2014 में चुन करके आई, उसके बाद विपक्ष बहुत कुछ कहता रहा। 2019 में उससे भी अधिक बहुमत से चुन करके आई। तो जिन लोगों ने इस सरकार को सत्ता सौंपी है, वो लोग इससे मुतमईन हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं वो तो सदा असंतुष्ट रहेंगे। यदि वो असंतुष्ट नहीं होते तो फिर वो सत्ता से बाहर क्यों होते और विपक्ष में क्यों होते। तो जागे हुए को जगाने का काम नहीं है सरकार का। हां, जो सोया हुआ है उसको जगाने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है सर, और मुझे लगता है कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं हूं। सवाल तो कई हैं, लेकिन आपके पास भी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, हमारे पास भी वक्त की बंदिश है। तो चलते चलते पोस्ट कोविड सिनेरियो देश के लिए, भारत की राजनीति के लिए आपकी नजर में क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि संक्षेप में जैसे आपने भी कहा कि अब वक्त बहुत कम है और मुख्तसर बात की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता बनकर के उभरे हैं, पहले भी थे, एंड दिस फैक्ट हैज नाउ गॉट रीट्रीटेड एंड रीस्टैब्लिश्ड। तो पहली बार भारत की धरती से
इस कद का नेता उभर करके विश्व स्तर पर आया है और इस कायनात में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। दूसरा, मैं ये समझता हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ एक बहुत गंभीर सोच के बाद 6 महीने के बाद हम एक बार फिर से बैठ करके इस पर आंकलन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। पोस्ट कोविड सिनेरियो इज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी फॉर इंडिया। जैसे मैंने अभी इशारा किया कि 5,000 से 6,000 करोड़ की तजारत तो हम विदेशों से किया करते थे, मात्र अगरबत्तियां और दिया सलाई लगाने के लिए, जो हमारे यहां घर घर में चलती थी, अब वो घर घर में लगने लगेगी। टूरिज्म के लिहाज से मुझे किसी ने दूसरे दिन पूछा कि साहब आप पूर्वोत्तर की चिंता करते हैं तो क्या होगा शिलांग का, क्या होगा गैंगटॉक का। मैंने कहा आप देखिएगा अगले वाले सीजन में यूरोप से यहां पर टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि ये कोरोना फ्री रहा जब वहां पर कोरोना ने इतनी हाहाकार मचा करके रखी। तो इसलिए मैं समझता हूं कुल आर्थिक स्थिति जब से आप ये देखिए कह हमारे रहे हैं कि हेल्थ जब स्ट्रक्चर को मुश्किल मैं में मानता हूं मौका है और हमें फायदा हो सकता है इसमें, तो फिर जो मोदी सरकार 2 अपने टारगेट्स लेकर चली थी, जिसमें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, जिसमें 2024 तक जो देश की इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन की बनानी थी, क्या ये टारगेट सेम रहेंगे या फिर इस कोरोना की वजह से आपको लगता है एक्सटेंड होंगे? नहीं, मुझे अच्छा है आपने ये पूछा और सही पूछा, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, कुदरती बात है, विलंब तो हुआ है 3-4 महीने का। लेकिन जैसे मैंने कल ही अभी पूर्वोत्तर के सारे प्रदेशों से बात कर रहा था, मैंने कहा हम फिर भी ये प्रयास करेंगे दिन रात। ये तो 24x7 सरकार है मोदी सरकार, ये सोने वाली सरकार तो है नहीं। 24x7x365 हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी टाइम लाइन्स को पूरी बंदिश के साथ अपना पालन करें, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारी तरफ से, हमारी ईमानदारी में, हमारी प्रतिबद्धता में, हमारी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी। अगर कुदरत के कारण कोई थोड़ा बहुत विलंब हुआ है तो उसको लोग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा मैंने फिर से कहा, ये कार्यकाल अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकता, ये होगा और इसके अपॉर्चुनिटी बनने का क्रम अभी से प्रारंभ हो चुका है। जिस प्रकार से हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर नियत हो ना तो फिर रास्ते बनते चले जाते हैं, तो वो नियत मोदी सरकार दिखा रही है। रास्ता बनते देश देखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहने के लिए।